नमस्कार, आप देख रहे हो हुर्मिल टीवी भारत। भोपाल से इस वक्त की एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का शुभारंभ किया। यह घड़ी भारत के प्राचीन वैदिक खगोल शास्त्र और समय पद्धति पर आधारित है। इसका उद्देश्य है भारतीय समय को वैश्विक मानचित्र पर पुनर्स्थापित करना। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज इतिहास और विज्ञान का अनूठा संगम देखने को मिला। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का उद्घाटन करते हुए कहा कि भारत का समय ही पृथ्वी का वास्तविक समय है। हमारे ऋषियों और विद्वानों ने जो समय पद्धति हजारों वर्ष पहले बनाई थी, अब उससे आधुनिक तकनीक के साथ विश्व के सामने लाया जा रहा है। घड़ी की खासियतें: यह घड़ी सूर्योदय से सूर्यास्त तक के समय को वैदिक गणना के अनुसार दर्शाती है। इसमें भारतीय पंचांग, नक्षत्रों की गति, मुहूर्त, पक्ष, तिथि जैसी जानकारी उपलब्ध होती है। यह घड़ी प्राचीन वैदिक परंपरा को आधुनिक तकनीक से जोड़ती है, जिससे यह पारंपरिक घड़ियों से बिल्कुल अलग और विशिष्ट बन जाती है। विक्रमादित्य वैदिक घड़ी भारत की उस महान वैज्ञानिक पुनर्जीवित करने की पहल है जिससे दुनिया कभी मानक मानती थी। भोपाल से शुरू हुई यह पहल क्या आने वाले समय में वैश्विक समय प्रणाली को चुनौती दे पाएगी, यह देखना दिलचस्प होगा। खगोल की जानकारी के लिए अगर सूर्य की गति देखना है तो सूर्य की तरफ आंख उठा के तो नहीं देख सकते थे, तो सूर्य की गति को सूर्य के आधार पर बनने वाली छाया से देखा जा सकता है। तो छाया के आधार पर सूर्य की गति अपने आप पकड़ में आ जाती, इसलिए सूर्य की गति के आधार पर शंकु यंत्र के माध्यम से सूर्य की छाया दिन और रात बराबर कब रहेगा वो अपने आप मालूम पड़ जाता है। सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ी रात मालूम पड़ जाएगी अपने आप। अगर हमने कहा कि ये भारत में है और भारत में भी सेंटर पॉइंट अपना उज्जैन है और उज्जैन का सेंटर पॉइंट भी ये भी दोलायमान है, और दोलायमान होते होते आज वो उज्जैन से भी 32 किलोमीटर दूर डोंगला में गया है। तो डोंगला में जाने के लिए उसकी जाने आने की स्पीड क्या है, वो स्पीड का भी हिसाब ध्यान में आना चाहिए। वो स्पीड है एक दोलायमान करने में 35 किलोमीटर उज्जैन से इधर और 35 किलोमीटर उधर, तो लगभग 5000 साल मतलब 27,500 साल लगेंगे आने जाने में। अब 27,500 साल बाद मिल लेंगे, अपन तो पूछ लेंगे सही कह रहा था कि गलत कह रहा था। लेकिन ये गति है, और ये गति कैसे सिद्ध होती है आज भी हमारे सामने भगवान कृष्ण का 5000 साल का इतिहास सब बताते हैं। तो भगवान कृष्ण ने नारायणा डोंगला का बिल्कुल समीपवर्ती गांव है, उस गांव में जाकर के सुदामा और भगवान कृष्ण ने उज्जैन में जब शिक्षा ग्रहण करने आए थे तो एक रात वहां गुजारी थी। ऐसा माना जाता कि वो भी उसी समय गणना के शुद्ध केंद्र को ढूंढने गए थे, क्योंकि भगवान कृष्ण और बलराम बिल्कुल चोलीदाम, मतलब एक तरह से जहां भगवान कृष्ण गए कभी ऐसा कोई प्रमाण नहीं आता कि बलराम वहां नहीं है। हम सब जान रहे हैं कि पूरे दुनिया का समय बदल रहा है। अपने आसपास देखो, एक एक घटनाक्रम को देखो, बदलते दौर में हम ये भी देख रहे हैं, था समय पश्चिम का जब तक था, लेकिन पूरब का समय आया है, हमने कल ही देखा। जोरदार अभिनंदन करें माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का, जो देश के सामने और देश को लेके दुनिया के सामने अपने दृष्टिकोण को लेके आगे बढ़ रहे हैं। जब वो स्वदेशी के भाव को बढ़ा रहे हैं तो एक एक ऐसे मान बिंदुओं पर हमको गर्व होना चाहिए। हम अपने उस प्राचीन इतिहास पे भी गर्व होना चाहिए, और आधुनिक समय की चुनौतियों से निपटने के लिए दुनिया के अंदर भारत की अच्छाइयों को लेकर के जाने का यही समय है, सही समय है। ऐसे समय में जब दुनिया के अंदर बदलते दौर में भारत का मान सम्मान बढ़ाने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं। हम याद करें प्रधानमंत्री के 2014 के सरकार बनाने के बाद ही 6 महीने से भी कम समय में दुनिया के अंदर उन्होंने यूनेस्को के माध्यम से योग को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया था। जोरदार अभिनंदन करें माननीय प्रधानमंत्री जी का। जब हमने अपने योग को दुनिया के अंदर बांटा,
हमारी अपनी संस्कृति केवल भारत के लिए नहीं है, हमारा अपना ज्ञान कौशल विशेषता केवल भारत के लिए नहीं, ये समूची मानवता के लिए है। और इसलिए समूची मानवता के लिए ऐसे सभी अच्छे कामों को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। यह वास्तव में मध्य प्रदेश की और विशेष रूप से मध्य प्रदेश के लोकप्रिय जो मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहनलाल यादव जी, उनकी बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि वास्तव में जो भारतीय कालगणना है उसे इस तरह से डुबा दिया गया था कि उसके बारे में हम लोग नहीं जानते थे, और इस ऐप को बनाकर और अधिकारी को बना करके इस प्रदेश से अग्रणी भूमिका निभाई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर शुरू हुए इस अभियान के लिए तहत अब बिना हेलमेट पहने पेट्रोल नहीं मिलेगा। लखनऊ समेत प्रदेश के सभी जिलों के पेट्रोल पंपों पर अभियान को सख्ती से लगा किया गया है। जहां कई लोग हेलमेट पहनकर नियमों का पालन करते हुए नजर आए, वहीं कुछ लोगों का बिना पेट्रोल लिए वापस लौटना पड़ा। देखिए, प्रदेश सरकार एक बड़ा अभियान दुर्घटनाओं को लेकर के चलाने जा रही है। हम प्रदेशवासियों से अपील करते हैं कि दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए एक तो वाहन की गति को नियंत्रित रखें और जो यातायात के नियम कानून है उनका पालन करें। और हम सब की चिंता आपके परिवार के प्रति, आपके प्रति है, और हम प्रतिबद्धता के साथ उत्तर प्रदेश के सभी पुलिस अधिकारियों को, जो परिवहन विभाग के अधिकारी, उनसे कहते हैं कृपया आम जनमानस को उसमें परेशान न किया जाए और जो नियम कानून है उनके तहत सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। हेलमेट जरूरी है भाई। क्या नाम है आपका? सतीश यादव। सरकार की तरफ से बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं दिया जाएगा, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? सरकार का सही फैसला है, इसमें हेलमेट लगाना ज़रूरी है, सीट बेल्ट लगाना ज़रूरी है, ये लोगों की सुरक्षा के लिए है और सरकार जो भी फैसला लेती है इसको स्वागत है। इस अभियान की निगरानी डीएम के नेतृत्व में जिला प्रशासन, पुलिस, परिवहन विभाग और खाद्य एवं रसद विभाग कर रहे हैं, जबकि सूचना विभाग जन जागरूकता में जुटा है। सरकार का कहना है कि ये कोई दंडात्मक कार्य नहीं है, बल्कि लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा कदम है। तो अगर आप दोपहिया वाहन चला रहे और हेलमेट नहीं पहनते तो अब पेट्रोल पंप से पेट्रोल नहीं मिलेगा। यह नियम आपकी सुरक्षा के लिए है और सरकार की गंभीरता का संकेत भी। उत्तर प्रदेश में आज से बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। इसी को लेकर उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ ने, उन्होंने साफ उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में डीएम को निर्देश दिया है, खुद वो मॉनिटरिंग करेंगे और उसके बाद उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो सीधी मॉनिटरिंग करेंगे सभी जिलों में कि बिना हेलमेट के किसी को पेट्रोल दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है। इसी का रियलिटी चेक करने आज हम 1090 की लखनऊ की 1090 पेट्रोल टंकी पर पहुँचे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से जो सुबह यहाँ पर चेकिंग का अभियान भी चलाया गया था, सुबह आला अफसर भी पहुँचे थे। जिस तरीके से जो बिना हेलमेट लगाकर नहीं आ रहे हैं उनको पेट्रोल नहीं दिया जा रहा है, तो इन लोग से बात करेंगे। सुबह से यहाँ पर बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं दिया जा रहा, तो आप लोग कितने ऐसे कस्टमर थे जिनको वापस लौटा दिया? कम से कम 10-12। 10-12। और जो हेलमेट लगा के आ रहे हैं उनको मिल रहा है पेट्रोल? हाँ, उनको मिल रहा है। पर कुछ लोग अभी भी देखा कि बिना हेलमेट के उनको पेट्रोल दिया जा रहा है, क्या ऐसा है? नहीं दिया जा रहा। सुबह आला अधिकारी भी पहुंचे थे, क्या उन्होंने निर्देश दिया आप लोगों को? बिना हेलमेट नहीं देना है। बिना हेलमेट नहीं देना है। तो बिल्कुल साफ तौर पर यहाँ पर सभी जगह पर सीसीटीवी जो पेट्रोल टंकियाँ हैं उनकी सीसीटीवी लगाकर चेक किया जा रहा है और सारे आला अधिकारियों को साफ निर्देश दिया गया है किसी भी व्यक्ति को बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। तो साफ तौर पर देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं वो हेलमेट लगाकर ही आ रहे हैं और तभी उनको पेट्रोल दिया जा रहा है। तो ये साफ तौर पर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के लिए एक नई पहल है और सेफ्टी को देखते हुए ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। कई बार ऐसे फैसले लिए जा चुके हैं, लेकिन इस बार सख्ती के साथ इसको धरातल में उतारने का जो निर्णय है सरकार का वो कहीं ना कहीं लिया गया है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि ये जो फैसला है वो आगे कितने दिन कार्यरत रहता है, ये देखने वाला विषय होगा। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ निहाल पांडे, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। पंजाब में लगातार बारिश के कारण बाढ़
जैसे हालत बन गए हैं। इस बीच राज्य के मंत्री हरपाल सिंह चीमा के बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने बताया है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर 60,000 करोड़ रुपए की बकाया राशि तुरंत जारी करने की मांग की है। राज्य में भारी बारिश और बाढ़ की हालत में से निपटाने के लिए पंजाब सरकार ने केंद्र से मदद मांगी है। मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने के अनुसार प्रधानमंत्री को भेजे गए पत्र में मुख्यमंत्री के केंद्र से लंबित 60,000 करोड़ रुपए जारी करने का अनुरोध किया है। हालांकि अभी तक केंद्र की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। चीमा ने बताया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री भगवान मान से मुलाकात की, लेकिन बकाया राशि को लेकर कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है। राज्य सरकार का कहना है कि बाढ़ जैसी स्थिति से निपटाने के लिए तुरंत फंड की जरूरत है ताकि राहत और बचाव कार्य को तेज किया जा सके। अब निगाह इस पर है कि क्या केंद्र सरकार पंजाब की इस मांग पर सकारात्मक रुख अपनाएगी और 60,000 करोड़ रुपए की राशि की जारी की जाएगी या नहीं। देखिए, काफ़ी दिनों से भारी बारिश के कारण, पहाड़ों के ऊपर बारिश के कारण और हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं उनमें बारिश के कारण बहुत भारी स्तर पे जो हड़ हैं, वो बाढ़ है, वो पंजाब में आई हुई है। बहुत भारी नुकसान हो रहा है, पर लेकिन पंजाब सरकार बड़ी मुस्तैदी के साथ, बड़े अच्छे ढंग के साथ ग्राउंड पे ऊपर उतरी हुई है। पूरा हम लोगों के साथ खड़े हैं, इस दुख की घड़ी में लोगों का साथ दे रहे हैं। पर लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री सर भगवंत सिंह मान जी ने 2 दिन पहले एक लेटर जो है देश के प्रधानमंत्री साहब को लिखा था कि हमारे 60,000 करोड़ रुपए जो हैं वो सेंट्रल सरकार की तरफ बकाया पड़े हैं, वो तुरंत जारी किए जाएँ। अभी तक उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, पर लेकिन आज ऑनरेबल HM होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अमित शाह जी का फ़ोन जो है वो पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री साहब भगवंत सिंह मान जी को आया था और हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब ने भी बात करी थी कि हमारा 60,000 करोड़ रुपए तुरंत जारी किया जाए। उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया। तो मेरी तो पंजाब के जितने भी बीजेपी के नेता हैं, जाखड़ साहब, बिट्टू जी, उन सभी से बेनती है कि हमारा 60,000 करोड़ रुपए जो है तुरंत जारी करवाया जाए ताकि हम पंजाब के लोगों की मदद और अच्छे ढंग से कर सकें। बिल्कुल, ये रैली करने का समय नहीं है, ये पंजाब के लोगों के साथ खड़ने का समय है, एक दूसरे के साथ देने का समय है। पर लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस दुख के समय में भी पंजाब में रैलियां करती है, ये बहुत ही बुरा लगता है। देश के, पंजाब के लोगों को भी बुरा लगा। हम सारी पॉलिटिकल पार्टी ने अपना अपना प्रोग्राम रद्द कर दिया, हमने भी रद्द कर दिया, पर लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब भी रैलियां कर रही है। उनको रैलियां करने की बजाय देश के प्रधानमंत्री साहब के पास जाना चाहिए और हमारा 60,000 रुपया दिलवाना चाहिए। हेल्थ डिपार्टमेंट इसके लिए कितना तैयार है आने वाले? पूरे हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट ने, आप जब देखोगे बहुत सारे, जब जितनी भी डिलीवरीज हो रही हैं, चाहे वो जितने भी हमारे जहाँ बाढ़ आई हुई है उस सभी में हमारे डॉक्टर अच्छे ढंग से जाके बच्चों की डिलीवरी भी करवा रहे हैं और बच्चा और उसकी माँ दोनों सेफ हैं। सभी जगह पे कोई भी ऐसा नेगेटिव न्यूज़ नहीं आई। तो मैं समझता हूँ डिपार्टमेंट बड़े अच्छे ढंग से काम कर रहा है और हमने बहुत सारी स्पेशल ड्यूटी लगा के डॉक्टरों को भेजा हुआ है ग्राउंड पे कि जाके लोगों का ख्याल रखें और उनकी सेहत का ख्याल रखें। आने वाले समय में आफ्टर जब ये इसका बाढ़ का असर खत्म होगा उसके बाद भी हमने स्पेशल प्लान तैयार किया, भी सभी का चेकअप कराएंगे और किसी को कोई भी मुसीबत नहीं आने देंगे। सर, आप ये जो मुख्यमंत्री फंड से जो आप आज देने वाले हो चेक, कितने का अब तक आपको मुख्यमंत्री फंड में? नहीं, आज हमने, हमारा जो एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट है उसमें आज हमने 50 लाख रुपए का एक चेक जो है वो मुख्यमंत्री साहब को भेजा है। अब उसकी कापी मेरे पास है। तो हमारे ये डिपार्टमेंट के एम्प्लॉई हैं, उन सभी लोगों ने अपने एक दिन की सैलरी जो है वो इकट्ठी करी है। मैं सभी एम्प्लॉइज़ का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग आ रहे हैं जो मुख्यमंत्री रिलीफ फंड में पैसा दे रहे हैं, जो जाके वहाँ कैंप लगे हुए हैं वहाँ पे पैसा दे रहे हैं। सो उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लोकसभा में विपक्ष ने नेता राहुल गांधी ने आज एक बार फिर चुनाव आयोग और मतदाता सूची की पारदर्शिता को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। मतदाता अधिकार यात्रा के समापन पर जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने बड़े पैमाने पर मतदाता सूची में अनियमितताओं का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने दावा किया कि लोकसभा चुनाव के बाद सिर्फ महाराष्ट्र के करीब 1 करोड़ नए मतदाता जुड़े हैं
और इस गंभीर जांच की जरूरत है। कांग्रेस नेता ने यहां भी कहा कि महादेवपुरा कर्नाटक निर्वाचन क्षेत्र से जुड़े आंकड़े और अन्य सबूत पहले ही पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रस्तुत किए जा चुके हैं, लेकिन चुनाव आयोग की ओर से अब तक कोई डिजिटल रिकॉर्ड या स्पष्टीकरण सामने नहीं आया। राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा कि यह सिर्फ चुनावी मुद्दा नहीं, लोकतंत्र के मूल अधिकारों से जुड़ा मामला है। उन्होंने मांग की है कि मतदाता सूची में पारदर्शिता और डिजिटल ट्रांसविलिटी सुनिश्चित की जाए। अब सवाल यह है कि क्या चुनाव आयोग कांग्रेस की चिंताओं का जवाब देगा या फिर मामला राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप एक ही सिमट रह जाएगा। 100% सच है। तकरीबन 1 करोड़ नए वोटर लोकसभा चुनाव के बाद बढ़ाए जाते हैं, नए वोटर आके वोट करते हैं। हमारे गठबंधन का जो वोट था, जितना हमें लोकसभा में मिला उतना हमें विधानसभा में मिला, 1 वोट कम नहीं हुआ। और सारे के सारे नए वोट बीजेपी के अलायंस के खाते में गए। लोकसभा हम जीते, विधानसभा में हमारी पार्टियां तीनों के तीनों मजबूत पार्टियां साफ हो गई। क्यों? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने और बीजेपी ने मिलकर वोट चोरी की। उसके बाद हमने साफ दिखाया, महादेवापुरा में बेंगलोर सेंट्रल की सीट में हमने साफ दिखाया कि एक असेंबली में 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर थे। बेंगलोर सेंट्रल में 7 विधानसभाएं हैं, 6 में हम जीतते हैं, कांग्रेस पार्टी जीतती है। जहां पे 1 लाख फर्जी वोट थे वहां पे हम साफ हो जाते हैं और उसी असेंबली के कारण बीजेपी लोकसभा जीत जाती है। हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया, डेटा के साथ दिखाया। इलेक्शन कमीशन हमें वोटर लिस्ट नहीं देती, वीडियोग्राफी नहीं देती। हमारे लोगों ने कागज की वोटर लिस्ट से फोटो मिलाकर, नाम मिलाकर, एड्रेस मिलाकर यह काम किया। 4 महीने लगे, 16-17 घंटे काम किया और हमने देश के सामने सबूत रखा। ब्लैक एंड व्हाइट में हमने सबूत रखा। बिहार के युवाओं को मैं कहना चाहता हूं, ये बिल्कुल सही बात है। देखिए, वोट चोरी का मतलब अधिकार की चोरी, वोट चोरी का मतलब आरक्षण की चोरी, वोट चोरी का मतलब रोजगार की चोरी, वोट चोरी का मतलब शिक्षा की चोरी, वोट चोरी का मतलब लोकतंत्र की चोरी, वोट चोरी का मतलब युवाओं के भविष्य की चोरी। ये सिर्फ वोट नहीं ले रहे हैं, ये आपकी जमीन, आपका राशन कार्ड सब कुछ उठा ले जाएंगे, अदानी अंबानी को दे देंगे। भाइयों और बहनों, जिन शक्तियों ने महात्मा गांधी की हत्या की, वही शक्ति इस संविधान की, अंबेडकर जी की संविधान की, गांधी जी की संविधान की हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इनको संविधान की हत्या नहीं करने देंगे, कुछ भी हो जाए नहीं करने देंगे। इसलिए हमने बिहार में यात्रा की और आपका क्या जबरदस्त रिस्पांस आया। बिहार का युवा सारे के सारे युवा खड़े हो गए, छोटे छोटे बच्चे जीप के पास आते थे, कहते थे वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर।
झारखंड की राजधानी रांची से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां बसपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जोरदार झड़प हो गई। यह प्रदर्शन बिहार के दरभंगा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां को लेकर की गई अपमानजनक टिप्पणी को विरोध में किया जा रहा था। रांची में सोमवार को बसपा कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और जोरदार नारेबाजी की। इस दौरान पुलिस द्वारा उन्हें रोकने की कोशिश की गई, जिससे झड़प की स्थिति बन गई। रांची के डीएसपी संजीव कुमार बेसारा ने बताया कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं है। बता दें कि दरभंगा में महागठबंधन की एक रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां पर की गई टिप्पणी को लेकर बसपा लगातार प्रदर्शन कर रही है। टिप्पणी करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बसपा ने इस मुद्दे पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से सार्वजनिक माफी की मांग की है और पटना के कोतवाली थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। इस पूरे मामले पर अब राजनीतिक घमासान तेज हो गया है और देखना होगा कि कांग्रेस इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है। नहीं, सब कंट्रोल में है, सब कंट्रोल में है, कोई इशू नहीं। नहीं, थोड़ी बहुत हल्का फुल्की धक्के मुक्की हुई है, लेकिन सब स्थिति कंट्रोल में है। देखते हैं, थोड़ी देर में सभी उठ जाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और प्रदेश से जुड़े हर खबरों के लिए देखते रहे हॉर्नबिल टीवी भारत।